टर्म 1 जो सैम्पल पेपर ये 1 है, हिंदी कोर्स है 00 कोड का, क्लास 9 का है। तो इसको याद रखना, क्लास 9 का ये सैम्पल पेपर है जो कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है। पूरे जो सिलेबस है सीबीएसई द्वारा दिया गया, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ब्लूप्रिंट है, उसके अनुसार बनाया गया। 90 मिनट्स आपके पास टाइम रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। जैसे सबसे पहले जो खंड ख रहेगा, जो अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश में मतलब कि 2 रहेगा, गद्यांश दिया रहेगा, कोई एक आपको बनाना। नीचे 2 जो पठित गद्यांश है दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये 5 नंबर का रहेगा, एक गद्यांश और एक काव्यांश 5 नंबर का। जो उससे पहले हम आपको उसके सिलेबस दिखा लेना चाह रहे हैं। जैसे ये सिलेबस है क्लास 9 का, तो अगर आप गौर से देखेंगे ये क्लास 9 का सीबीएसई द्वारा दिया गया सिलेबस है, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रहा हूँ, जिसमें डाल दिया है, जिसमें से आप माने ये देख सकते हैं कि 9 का जो सिलेबस है सीबीएसई द्वारा है उसमें क्या कर, अगर उसमें गौर करेंगे तो यहाँ दे रहा है कि ये पहला जो है 5 नंबर का अपठित गद्यांश। अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये अपठित गद्यांश है जो कि 150 से 200 शब्द में रहेगा, 150 से 200 शब्द में। और ये एक एक नंबर का 5 बहुविकल्पिक क्वेश्चन रहेगा, यानी बहुविकल्पिक प्रश्न में एमसीक्यू रहेगा। फिर 5 नंबर का काव्यांश रहेगा जो भी 150 से 200 शब्दों का, यह भी 5 नंबर का रहेगा, यानी 10 नंबर का आपको 40 में ये रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों को देख लें, फिर हम आते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखें कि यहाँ पर देख रहे हैं अपठित गद्यांश जो 5 नंबर का, एक एक नंबर का। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें एमसीक्यू में देना गलती से छूट गया है, लेकिन क्वेश्चन है, पैराग्राफ है जो कि गद्यांश है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसमें धरती को माने आप किस तरह से, जो जन है, जन माने व्यक्ति दिया गया है कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभवी राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म के बारे में दिया, किस तरह से आप एक देश में राष्ट्रीयता उत्पन्न करते हैं। तो इसको आप पढ़िए धीरे धीरे कि नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी, तो माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, और जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभवी राष्ट्रीयता की कुंजी है। तो यहाँ जन जो है व्यक्ति को दिखाया गया, जनता को दिखाया गया है। तो यहाँ से इसको आप धीरे धीरे पढ़िए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब अगर आप अपने परिवार को मानते हैं, अपने माँ को मानते हैं, तो पृथ्वी के साथ माता पुत्र का संबंध को भी स्वीकार करता है, और उसे ही पृथ्वी के वरदान में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माने पुत्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, माता के प्रति अनुराग, तो देश को माने माता माना गया है, राष्ट्रीयता माना गया, उस पर सेवा भाव जो एक पुत्र होता है उसका कर्तव्य होता है। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा मानती है, उसी तरह देश जो है, जो हमारा भारत देश है, वो राष्ट्रीयता की भावना सभी को, कोई भी जन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक समान मानता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिएगा कि इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह सम्मान अधिकार का भागी है। यानी जो मातृभूमि, यानी जो अपनी माँ से प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, उसे अधिकार मिलेगा, उसे इक्वलिटी मिलेगा। जब हम लोग राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो समान अधिकार का भागी है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है कोई कम पढ़ा लिखा हो, कोई कम कल्चर्स हो, कोई व्यक्ति जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा सांस्कृतिक हो, ज़्यादा ये हो, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनको जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, अगर पृथ्वी को देखेंगे तो बहुत बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ा जमीन है, में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। हर जाति के लोगों के लिए जगह है, हर व्यक्ति के लिए जगह है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी इंट्रांस एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी परीक्षा में पा सकते हैं। तो ये पैराग्राफ में इसी को बताया गया कि राष्ट्र को प्रत्येक अंक की सूद हमें लेनी होगी, और राष्ट्र के शरीर के एक एक भाग के यदि अंधकार और निर्मलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश को विकास करना होगा। तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिया गया, 2 गद्यांश दिया गया है। तो कोई आपको एक बनाना है, तो इसमें से हम दोनों डाल दिए हैं तो असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। तो अब पठित गद्यांश का यहाँ पर प्रश्न है कि, लेकिन मैंने ऑप्शन देना गलती से भूल गया था, तो इसमें 4 ऑप्शन भी आपके साथ आंसर रहेगा।
कि राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। अगर देखेंगे तो राष्ट्रीयता की कुंजी क्या, अगर नेशनलिज्म की कुंजी क्या है, तो सीधा कहा है कि भूमि को माता के समान मानना ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसका नीचे आंसर भी दिया गया है, इसका पीडीएफ जो है लिंक वो भी अपलोड कर दिया गया है, लिंक दिया गया है जो डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। भूमि और जन का संबंध अचेतन और जड़ कब बना रहता है। अगर भूमि जो है होता है, जन का जो संबंध है तो अचेतन और जड़ से कब जुड़ा रहता है। तो भूमि और जन का अगर आप दूसरा पैराग्राफ में देखिएगा कि जो माता है उस सभी को एक जैसा प्यार करती है, यानी माता और पुत्र का जो भाव है न रहने पर भूमि और जन का संबंध अचेतन और जड़ बन जाता है। अगर अचेतन और जड़ कब बन जाता है, जब संबंध नहीं रहता है, जब भूमि से जनता अपनी भूमि से प्यार नहीं करता है। पृथ्वी के वरदानों को में भाग पाने का अधिकार किसे है छुड़िया टाइपिंग। तो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध बनाने का व्यक्तित्व का पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार मिलता है। फिर राष्ट्रीय में ता प्रत्यय जोड़ने पर राष्ट्रीयता शब्द बनता है। इस प्रकार ता प्रत्यय जोड़कर निम्नलिखित में कौन शब्द ये रहेगा, लेकिन हम यहाँ दो शब्द लिखे हैं ताकि आप सीखें। तो एक निकट से निकटता होता है, फिर जाके विविध से विविधता होता है। फिर इस पांचवा क्वेश्चन है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त शीर्षक आप देख सकते हैं कि भूमि और जन का संबंध, जनता का संबंध, या फिर राष्ट्रीयता की भावना, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो ये 5 नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, बहुविकल्प प्रश्न रहेगा जैसे आपको मैंने सिलेबस में दिखाया। फिर दूसरा पैराग्राफ है, इसमें भी यही दिखाया गया है कि भाषा को बताया गया। क्या भाषा, तो कोई एक आप बना सकते हैं कि भाषा होना जरूरी है और हम राष्ट्र को अपने समान कामकाज और राष्ट्रव्यापी व्यवहार में के लिए किसी एक भाषा को अपनाना होता है। चाहे कोई भी देश का, कोई भी क्षेत्र का, कोई एक भाषा होता है, अपनी जो मातृभूमि होता है, मातृभूमि की जो मातृभाषा होता है उसको लेके चलना है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा अपने से पढ़िए और समझिए। फिर इसका आंसर हम ऐसे मैंने पढ़ लिया तो आंसर का भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दिखा हुआ है। थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक लाइन दिया है कि सरकारी कामकाज की केंद्रीय भाषा के रूप में यदि एक भाषा स्वीकृत न होगी तो प्रशासन में नीति व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएगी। अगर एक हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर करेंगे कि कितना हो सकता है, जैसे भारत में 22 भाषा को सरकारी अधिकारी का कोई काम कर सकते हैं, तो उसी तरह से एक भाषा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी राष्ट्र की निजी भाषा का होना गौरव की बात होती है। एक राष्ट्रभाषा के लिए सर्वप्रथम गुण है उसकी व्यापकता। तो यहाँ पर दिया गया क्या क्या गुण हो सकती है। राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा वह बोली और तथा समझी जाती है। और दूसरा गुण है कि उसकी समृद्धता, कि कोई एक भाषा हो वह सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन, साहित्य और विज्ञान और आदि विषयों का अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य रखती है। उसका शब्दकोश व्यापक और विशाल हो और उसमें समयानुकूल विकास की सामर्थ्य हो। यदि, तो यहाँ पर दिया कि यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए तो हिंदी का ये सभी योग्यताएं प्राप्त है। तो यहाँ पर एक हिंदी के बारे में कहा गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने की सभी योग्यताएं रखता है। तो ये भी ऑप्शंस होगा, इसमें यहीं तक ऑप्शन छूटा है, बाकी क्वेश्चंस में ऑप्शन दिया हुआ है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप क्या शीर्षक लिख सकते हैं, हो सकता है राष्ट्रभाषा हिंदी लिखें आप, हो सकता है कि राष्ट्र के एक अति आवश्यक भाषा। तो यहाँ पर हिंदी को क्योंकि अंतिम पैराग्राफ में बताया गया है हिंदी के बारे में। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता क्यों होती है, तो राष्ट्र की प्रशासकीय सुविधा माने जो चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, फिर राष्ट्रीय एकता के लिए या गौरव के लिए राष्ट्रभाषा आवश्यक होती है। राष्ट्रभाषा के, लेकिन ये सब ऑप्शंस में रहेगा आपको, तो इसलिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर जो है इसमें हमें जो PDF फाइल लगाए हुए हैं। राष्ट्रभाषा का आविर्भाव कैसे होता है, एक राष्ट्रभाषा ना होने से क्या कठिनाई होती है। तो यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा का आविर्भाव क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है। तो तीसरा दिया कि जब कोई भाषा अधिकांश जनसमूह के विचार विनिमय जितना जनता है या व्यापार की माध्यम बन जाती है, माने उनका एक माने डेली जो मदर टंग हो जाता है, तो तब इस भाषा को शासन द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। ये चीज़ है। फिर जैसे चौथा क्वेश्चन है कि एक राष्ट्रभाषा न होने से क्या कठिनाई होती है। एक राष्ट्रभाषा न होने से प्रशासनिक कार्य, शिक्षा, व्यवसाय और जन संबंध में बाधा पड़ती है। फिर विज्ञान शब्द किस शब्द और उपसर्ग से बना है, तो विज्ञान शब्द ज्ञान जो है शब्द में बी जुटा हुआ है जो कि उपसर्ग लगाकर बना है।
और नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, तो हम यहाँ एक ही काव्यांश लिखें क्योंकि वो भी और जैसा रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, हम पहले ही बताया कि सिलेबस में एक दिया गद्यांश और दूसरा काव्यांश, यानी 10 नंबर का रहेगा, 5 5 10 नंबर का। तो कब करोगे अब, तो एक पोयम है, कविता है। समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्व साहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, न बानी साथ है न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है। यानी एक यहाँ पर कह रहा है कि पूरे आसमान से हर जगह पर, सब जगह कहीं भी देखो आपने कचरा फैला दिया है, मैला फैला दिया है, न कहीं प्रकाश स्वच्छ है, न पानी साथ है, न वाणी साथ है, न बोल रहे हैं, एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ बिनती नहीं है, वायु प्राणपद अंधकार आदमी सब जग से गायब है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि हर जगह एक प्लास्टिक के बारे में कहा गया है कि जो कचरा है उसके बारे में। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि क्या होगा इसमें, तो देखेंगे माँ के बारे में कहा है, जो धरती जो है, नहीं सॉरी, सर्व साहा के बारे में कहा है कि सर्व के बारे में सब कोई सह सके। फिर अगर देखेंगे इसमें 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो गया है, तो अगर 7 क्वेश्चन देखेंगे तो 7 क्वेश्चन है, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है। यहाँ जो कविता में आया है कि आदम कद आदमी, तो आदम कद आदमी से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। तो आप देखेंगे कि मानवता से भरपूर आदमी, आदमी को कोई भी काम करना चाहिए तो ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, मनुष्यता होना चाहिए। आसमान की तुलना किससे की गई है, तो आसमान की तुलना जो यहाँ पर क्या, अगर आप देखेंगे कि गंदगी बरसाने वाले थैले से की गई है, कि आसमान से इतना गंदगी फैल रहा है, धुआं है, ये सब, उसके बारे में क्या है। प्राणदान का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है प्राणदान आया है भाषा में, कविता में, तो यहाँ पर दिया प्राण प्रदान करने वाला, यानी बी आया है। कवि समय से कब और क्यों कतरना चाहते हैं, कवि जो है समय से क्यों कतरना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसी को प्यार करने का समय नहीं, माने कवि कहता है कि सब जा रहा है, काम कर रहा है, जा रहा है, किसी को सोचने का समय नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब खंड खा में जो है यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण है, जो कि 16 नंबर का होगा। तो सबसे पहले मैं व्याकरण का सिलेबस आपको दिखा दूं कि 16 नंबर किससे किससे आएगा। अगर इसको गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर व्याकरण का जैसे आप देख रहे होंगे सिलेबस जो कि CBSE द्वारा दिया गया, कैसे रहना है, सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पी का प्रश्न रहेगा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 16 बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देना होगा, 16 ठो, यानी उपसर्ग, शब्द निर्माण, प्रत्यय, फिर जाके ये उपसर्ग 2 नंबर का, प्रत्यय 2 नंबर का, समास 4 नंबर का 4 अंक का, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद 4 नंबर का, फिर अलंकार जो है वो 4 नंबर का। यानी देख रहे हैं ये 4 ठो पढ़ना है आपको, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 अंक का, और अलंकार, अलंकार में भी क्या क्या पढ़ना है, यहाँ तक ये ग्रामर पढ़ना है 16 ठो, और भी बहुविकल्पिक प्रश्न आएगा। तो चलिए सैंपल पेपर में चलते हैं। तो यहाँ से 11 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको दिया गया है कि व्याकरण का 16 क्वेश्चन जो है, यानी 10 तक आपको हो गया, 5 5 10 नंबर का। और 11 से लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो लड़ाई शब्द में देखेंगे तो आई का, लड़ाई आ एक ऑप्शन होगा। फिर झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखेंगे तो ऊ, झाड़ू सी में आएगा। फिर उसी तरह से 13 क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर कि रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो रसीला ला जो प्रत्यय है वो प्रयोग हुआ, यानी ए होगा। कलीमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो कलीमा जो है ईमा यानी डी का प्रयोग हुआ है। फिर आप यहाँ देखेंगे दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए नया सार्थक शब्द, यानी इसको समास कहते हैं, यानी बी होगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या होता है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर शाब्दिक होता है संक्षेप, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, यानी यहाँ 4 शब्द दिया हुआ है तो इसमें अव्ययी समास कहना है, तो यहाँ पर प्रतिदिन अव्ययी समास है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, 18 को समझते हैं। यहाँ पर 18 में क्या बताया गया है, तो ये सब देख रहे हैं कि आप ग्रामर का सिलेबस मैंने बता दिया है।
जिस समास में उत्तर ज पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विषय का संबंध भी होता है, कौन सा समास है? तो इसको समझना कि ये कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास इसको कहते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। इस वाक्य तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, इसको बदलना है। तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता, यानी ए होगा। मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो। यह वाक्य, क्योंकि वाक्य भेद जो पढ़ना है किस प्रकार का वाक्य है, तो यानी वाक्य भेद में अगर आप देखेंगे इसमें तो संकेतवाचक है, ये संकेत दे रहा है कि मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो, तो ये संकेतवाचक है। जिन वाक्यों से किसी वास्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, वह अर्थ की दृष्टि के कौन सा वाक्य भेद होता है? तो यहाँ पर तो संदेहवाचक और संकेतवाचक दिया हुआ है, तो ये तो नहीं है इसका, क्योंकि इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक। क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन डी होगा। वह शिमला गया होगा, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है? तो वह शिमला गया होगा विधानवाचक वाक्य है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार जब हम बोलते हैं तो कविता को सुंदर बनाने के लिए सुंदरता का साधन है, यानी 23 का ए। फिर जाके यहाँ पर हम लोग 23 का ए हो गया। अब आगे देखेंगे 24 देखते हैं। तो इसका ए हो गया, वह शिमला गया, यहाँ तक तो हो गया। 23 का हो गया कि अलंकार का अर्थ क्या होता है? सुंदरता का। फिर 24 देख रहे हैं 4, अलंकार कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं अलंकार कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो 2 वर्गों में बांटा जाता है। शब्द अलंकारों में चमत्कार के देश के कारण होता है। शब्द अलंकारों में कौन सा चमत्कार के कारण होता है? तो यहाँ पर देखेंगे शब्द के कारण होता है। फिर शब्द अलंकार के प्रमुख कितने भेद हैं? तो शब्द अलंकार के जो देखेंगे तो यहाँ 3 भेद होते हैं, वो हैं। फिर यहाँ पर जैसे आप देख रहे 26 क्वेश्चन हो गया, माने 16 इधर हो गया, ग्रामर हो गया। अब इसके बाद जाके पाठ्य पुस्तक जो है ग से आएगा, तो फिर सिलेबस आते हैं पाठ्य पुस्तक में, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक जो दिया है कि जैसे दिया है कि गद्य पाठ में 36 में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो लिखा है कि निर्धारित पाठ गद्यांश के आधार पर यहाँ पर 5 क्वेश्चन 1 2 बहुविकल्पिक यानी MCQ पूछा जाएगा, पैराग्राफ होगा। फिर एक काव्यांश के आधार पर होगा, तो ये भी बहुविकल्पिक होगा। फिर 36 में का जो है काव्य खंड से हो गया, तो यहाँ भी होगा, यानी 14 नंबर का यहाँ पर यानी जो दिए हुए हैं। तो इसमें अब सिलेबस क्या क्या है इसको समझना है। तो सिलेबस देखिएगा, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है प्रेमचंद्र का 2 बैलों की कथा, फिर यहाँ पर दिया हुआ है लासा की ओर, ये है। फिर काव्य खंड में कबीर, फिर जाके वहाँ पर जो है वाक का है, फिर अस्कान का सवैया है। तो इतना सिलेबस में है। फिर ये टर्म 2 का है, तो टर्म 1 में इतनी ही पढ़ना है। तो चलिए उसी के आधार पर क्वेश्चन सेट किया गया है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झूरी काछी के दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर या सूंघ छूट गया है अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद माने खेल होता है, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। नींद में खाली
नाद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। तो हीरा और मोती बैल आपस में किस प्रकार बात करते थे, इसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हीरा और मोती जो बैल आमने सामने या आसपास बैठकर एक दूसरे से मुख भाषा के विचार विनिमय करते थे कि चुपचाप से। हीरा और मोती में ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्य में नहीं होती है? तो हीरा और मोती में जो गुप्त शक्ति क्या था कि ये दोनों बैल थे, ठीक है। उसके बाद है कि जो आपस में बिना बोले एक दूसरे से पति प्रेम प्रकट करते थे, और मनुष्य इस भावना को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन पशु होने के बावजूद इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसके माध्यम से एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। प्रस्तुत गद्यांश, तो यहाँ ऑप्शन रहेगा, एमसीक्यू पहले ही बोले तो ऑप्शन छूट गया गलती से। प्रस्तुत गद्यांश में सच्ची मित्रता के कौन से लक्षण प्रकट किए गए हैं? तो यहाँ देखेंगे कि जो लेखक ने दोनों बैलों के माध्यम से सच्ची मित्रता के असल मायने प्रकट किए हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, यही चीज़ समझाया गया है। फिर अगर दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिमान किसे माना गया? तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो गधा को माना गया है। फिर इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम है, तो ये तो आपको पता है हीरा मोती है, बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 32 क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास रहेगा, लिखा हुआ है कि इस कहानी के लेखक कौन है? तो आपको पता है प्रेमचंद का कहा जाए। फिर नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों का टाइपिंग गलत हो गया कि उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखें। अब ये पाठ के आधार पर जो है वहाँ से आएगा, यहाँ ऑप्शन रहेगा कि पाठ के आधार पर गधे के गुण हैं। तो यहाँ 33 का जो क्वेश्चन है सीधापन था, गधा सीधापन या सी होता है। लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन है, तो ये क्या बतलाता है? हीरा का मोको कहाँ धंधे बंदे मैं तेरे पास में, इसमें मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? मैं जो शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो भगवान के लिए प्रयोग है, सी ऑप्शन होगा। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर का जो वास है वो मतलब अगर कहोगे तो प्रत्येक जीवों के सांसों में है। कबीर ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? जो कबीर का देखेंगे तो अनिरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, सी ऑप्शन बताया है। फिर मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी, मुरली माने जो बांसुरी। फिर 39 पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहते थे? तो पक्षी बनने पर कवि जो है यमुना के किनारे कर्द के पेड़ पर बना, यानी सी ऑप्शन है। फिर ब्रज के कांटेदार झाड़ियों पर क्या नौछावर किया जा सकता है? तो यह है सोने चत्ते की महल, यानी डी। और इसके नीचे आपको आंसर जो दिया हुआ उत्तर जो है, तो यहाँ से आप इसको उत्तर एक एक में जो दिया है उसको थोड़ा सा स्लाइड कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन ऊपर था टाइप कर दिया गया है। इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सिलेबस भी डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है डाला गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। धीरे धीरे इसको ऊपर मैं कर रहा हूँ। अगर आपको वहाँ पर टेलीग्राम नहीं है, नहीं खोल रहा है किसी तरह से लिंक का, तो आप DRAJAY डॉक्टर अजय मने के यहाँ लिख के DRAJAY 110 पर आप मेल कर दीजिए, @gmail.com पर जो है इसको कर दीजिएगा, तो आपको वहाँ पर जो भेज दिया जाएगा, यानी DR अजय 110 याद रखना @gmail.com। अगर नहीं खुलता है तो कोशिश करिएगा टेलीग्राम से ही। थोड़ा सा इसका आंसर को स्लेश कर दे ऊपर जाने के लिए देख लीजिए आप। एक 21 तक दिया वहाँ पर, फिर 22 से यहाँ पर आंसर है। तो रुक के आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।